वन पीस वर्ल्ड के इस अनप्रिडिक्टेबल सीज में पावर ही सब कुछ है, पर ट्रू अथॉरिटी बिलोंग करती है उसके हाथों में जो इस पावर हायरार्की में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। सो इंट्रोड्यूसिंग डार्क शैडोज ऑफ वन पीस वर्ल्ड, द होली नाइट्स। ये बस वॉरियर्स नहीं है, बल्कि ये वन पीस वर्ल्ड की आयरन फिस्ट है, द सेलेस्टियल ड्रैगन, द गार्डियन ऑफ सेक्सी ईमो। ये नाइट्स खुद शैडोज में रहकर ये इंश्योर करते हैं कि इनकी अनटचेबल रूलर अनटचेबल रह सके। एवरी होली नाइट इज अ लिविंग लेजेंड। उनकी स्किल्स टॉप नॉच है, उनकी लॉयल्टी अनक्वेश्चनेबल है। होली नाइट वन पीस की टॉप मिस्ट्रीज में से एक है। उनके नाम पता नहीं, फेस दिखाई नहीं, बट इन मिस्ट्रीज के बावजूद भी एक चीज हवाओं की तरह हमारे कानों में पड़ती है, उनकी मिस्टीरियस पावर जो इन समुद्र की लहरों को भी रुकने पर मजबूर कर दे। जब भी केओस और इम्बैलेंस जन्म लेता है, रेबेलियस फोर्स अपने वेपन्स उठाते हैं, वो सभी कुचल दिए जाते हैं। तभी तो ये नाइट्स अल्टीमेट फोर्सेस है, जिनके ब्लेड्स भेदभाव नहीं करते, पुरुष हो, महिला हो या फिर उनका अनचाहा प्रोडक्ट। होली नाइट्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे चैप्टर 1054 के अंदर। ये ग्रुप नंबर में सिर्फ 9 लोगों का, यानी ये छोटे पायरेट क्रू के बराबर है, जिनका काम है मरिजुआ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। होली नाइट्स का जिक्र होने पर हम सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि होली नाइट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी में इतना लेट इंट्रोड्यूस होने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि हर सीरीज में एक पैटर्न होता है हडल्स या फिर एनिमीज को रिवील करने का। पहले थोड़े से वीक, फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जैसे स्टोरी आगे प्रोसीड करेगी एनिमीज की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। लाइक पहले हमें आर्लोंग टाइप पायरेट दिखाए गए, फिर वॉरलॉर्ड इंट्रोड्यूस किए गए, फिर योंको और देन गोरोसे, और अब जाकर नंबर आता है इन बंदों का, दी होली नाइट्स। हमें पता है कि पूरे वन पीस वर्ल्ड पर मरीन्स कमांड रखते हैं, हर जगह पर लॉ एनफोर्स करना, फेक हेल्प करना, और ईमू के पास तो उसके खुद के 5 लोग हैं। जब ये सारा काम मरीन्स और गोरोसे कर ही रहे हैं तो होली नाइट्स की क्या जरूरत? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया होगा, तो इसका आंसर काफी सिंपल सा है। फर्स्ट, ये लोग पावर रखते हैं मरिजुआ के अपने अकॉर्डिंग चलाने का, रूल्स बनाने का और उन्हें बनाए रखने का, जहां पर मरीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ओवरऑल गवर्नमेंट का। बट होली नाइट सिर्फ उन मैटर्स में हाथ डालती है जब बात सीधे वर्ल्ड नोबल्स पे हो, जब उनके ऊपर कोई भी अटैक प्लान किया जाए। इसीलिए ड्रैगन कहता है कि उसके अगेंस्ट उतारी गई फर्स्ट फोर्स होली नाइट ही होगी। उसे मरीन्स की चिंता नहीं है, बल्कि उसका प्लान के बीच में सीधे ये दीवार खड़ी है, ये 9 लोगों की दीवार, जो इंसेनली पावरफुल भी है, प्रोबेबली मोर देन एडमिरल्स, क्योंकि इस लेवल की पावर के साथ ये लोग जस्टिफाई होते हैं, लिटरल एनिमीज ऑफ गॉड। स्टोरी में होली नाइट्स की ट्रू एंट्री एल्बाफ में आकर हुई है। जब स्ट्रॉ हैट एल्बाफ पहुंचे हैं, उससे पहले ही सैंक्स एल्बाफ छोड़कर आगे चला जाता है, यानी सैंक्स टू इनकी थ्योरी को यहाँ पर पुश मिलता है। जब हमें पहली बार होली नाइट्स दिखाए गए, तभी से उनमें सबसे आगे खड़े बंदे की सिलुएट सैंक्स जैसी दिख रही थी। तभी से फैंस के बीच में एक थ्योरी काफी पॉपुलर होने लगी, और ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि वन पीस के इनिशियल प्लान में भी ओडा ने शैंक्स को एक नाइट लीडर की तरह बनाया था। सो वन पीस की स्टोरी इतने सालों बाद भी अपने ओरिजिनल ट्रैक को फॉलो कर रही है। इन टर्म्स ऑफ पावर होली नाइट सच में डीमंस है, इवन गोरोसे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि एगेड पर गोरोसे जाइंट से फाइट कर रहे थे, पर वो लोग उतने भी पावरफुल नहीं लग रहे थे। लाइक जाइंट उनके आगे कुछ भी नहीं होने चाहिए पावर के मामले में। वहीं पर होली नाइट में से एक बंदी बिना अपनी जगह से हिले हुए एक जाइंट को घुटनों पे ले आती है, वो भी कुछ बैंडेज का ही यूज करके उसके चीखे निकाल कर उसे अधमरा कर देती है। और जिन मैजिकल सर्कल्स का गोरोसे यूज कर रहे थे एक दूसरे को समन करने के लिए, होली नाइट्स भी उन्हीं सर्कल की हेल्प से एल्बाफ में एंटर करते हैं, जहां पर हमें फाइनली उनका फेस रिवील किया जाता है। सैंक्स और उसका भाई एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं, बस एक चीज उन्हें सेपरेट करती है, वो है सैंक्स का स्कार। और शायद सैंक्स का अपना हाथ गंवाना भी सोचा समझा काम था, जिसके साथ उसे उसके भाई से इजीली डिफरेंशिएट किया जा सके। खासकर उसका क्रू और बाकी लोगों के लिए यह चीज इजी हो जाती है कि एक का हाथ है और दूसरे का हाथ नहीं है, और अचानक से अगर उसका भाई सामने अगर खड़ा हो जाए तो वो लोग पहचान सके। तो सैंक्स को भी अपने भाई के बारे में शुरुआत से नहीं पता होगा, उसे भी इसके बारे में लूफी से मिलने के बाद ही पता चला होगा, क्योंकि वो कई सालों से फूजा विलेज जा रहा था और उन्हीं सालों में उसे
सीक्रेट के बारे में पता चला होगा कि उसका एक भाई भी और वो दोनों एक जैसे दिखते हैं हूबहू। तो अब हम सभी को बिलीव हो चुका है कि शैंक्स का एक जुड़वा भाई भी है। बट व्हाट इफ ये सब झूठ हो, शैंक्स का कोई भाई नहीं है बल्कि उसकी एक बहन है। अभी से चौंकने की जरूरत नहीं है, अभी तो कहानी बाकी है। तो शुरुआत हुई थी शैंक्स के गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन से अलग हो जाने के बाद। शैंक्स फिगरलैंड फैमिली की फिल्म थी, इसे गार्लिंग के बाद आगे जाना था, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना था और सबसे पावरफुल बन के दिखाना था। बट शैंक्स के खो जाने के बाद होती है उसकी बहन। बट एज वी नो, वन पीस में भी फीमेल्स को ज्यादा सुप्रीम पावर की तरह नहीं लिया जाता, ऐसा ही गार्लिंग को लगा हुआ। इसीलिए जब उसे शैंक्स के बारे में पता चला कि उसका बेटा जिंदा है तो उसे एक रास्ता दिखाई दिया वापस से हर चीज को ठीक करने का। पर यह रास्ता शैंक्स को वापस सेलेस्टियल बनाने का नहीं था, बल्कि वो था जिस आइडिया को वन पीस में हम सभी काफी टाइम से देख रहे हैं, क्लोनिंग। तो जिस शैंक्स को हम एल्बाफ में चैप्टर 1135 में देख रहे हैं वो बस एक क्लोन है जो शैंक्स के लेवल की पावर पोजेस करता है। और उसके साथ जो लेडी है वो क्वीना नहीं बल्कि शैंक्स की रियल सिस्टर है बाय ब्लड। अब गार्लिंग ने शैंक्स का क्लोन वेगापंक से करवाया या फिर वो खुद साइंस में घुसा हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। इसी के साथ होली नाइट के एल्बाफ में दिखने के पीछे भी एक बिग पिक्चर है। अगर हम ध्यान दें तो चैप्टर 1134 में रिप्ले ने बताया था कि अब वो वॉरियर के पाथ को फॉलो नहीं करते। इसी के साथ उनका कल्चर भी अब चेंज हो चुका है, वो लोग ट्रेड पर ज्यादा फोकस करते हैं, वॉर पर नहीं। और चैप्टर 866 में जाने पर एल्डर जाइंट बोलता है कि मदर कार्मेल का ट्रेड का आइडिया काफी अच्छे हैं, बट जाइंट्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो वॉरियर्स हैं, ना कि गली गली भटकने वाले ट्रेडर। यानी मदर कार्मेल एल्बाफ पर काफी इफेक्ट छोड़कर गई थी, उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, इवन एल्बाफ के किंग पर भी। क्योंकि रिप्ले बताते कि किंग हेराल्ड भी काफी शांति प्रिय आदमी था। आई एम श्योर कि ये कार्मेल की ही चाल थी। हमें आगे रिवील होता है कि कार्मेल वर्ल्ड गवर्नमेंट की एजेंट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है, यानी किंग हेराल्ड इसके इन्फ्लुएंस में आकर ना चाहते हुए भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की चाल में फंस चुका था। हो सकता है कि यही रीजन हो उसके मरने का भी, क्योंकि सर्टेन पर्सन लाइक लोकी नहीं चाहता था एल्बाफ इस शांति के रास्ते पर जाए या वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्बाफ को अपने कंट्रोल में ले सके। अगर ये सच है तो होली नाइट का एल्बाफ में आना अब सेंस बना रहा है। और ये भी कि क्यों लोकी एल्बाफ में ही कैद करके रखा गया है, ताकि वो खुद सेलेस्टियल ड्रैगन के प्लान्स में ना फंस जाए। लोकी शैंक्स के लिए एक्चुअली एक बोनस टिप है फॉर अपकमिंग वॉर, अगर वो एल्बाफ में रहता है तो। बट अगर वो होली नाइट के हाथों में लग जाता है तो सारे प्लान का गुड़ गोबर हो जाएगा, जिसके साथ लोकी खड़ा होएगा उसी का प्लान सक्सीड हो जाएगा। शैंक्स जो शुरुआत से बैलेंस बनाए रखने के लिए जाना जाता है और इसी बैलेंस के लिए लोकी को उसने कैप्चर भी किया था और अब उसका क्लोन शैंक्स के प्लान पर मूतने की तैयारी कर रहा है। लोकी को आजाद करके वो सारे बैलेंस को कोलैप्स कर देगा। मुझे पर्सनली एक और चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि अगर हम बाकी होली नाइट्स की सिलुएट को देखें तो ये सभी लोग नॉर्मल लोग नहीं लगते और सेलेस्टियल ड्रैगन्स तो बिल्कुल भी नहीं लगते। अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स में सिर्फ 9 लोग का स्ट्रॉन्ग होना और बाकियों का ऐसे चूतिया बनाए रखना ये कोई सेंस नहीं बनाता है। इस बैंड विड्थ के बीच में लोग क्यों नहीं है, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट एक वीक, बीच में लोग कहां है जो एवरेज स्ट्रॉन्ग हो और बुद्धिमान व्यक्ति हो। या तो गार्लिंग बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को चूतिया बनाकर रख रहा है या फिर ये सभी होली नाइट्स हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस के क्लोन्स हैं, जिसमें सिर्फ डेड बंदे ही नहीं शायद अलाइव भी इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक शैंक्स, ड्रैगन, ज़ेबेक, गार्प, ऐसे ही कुछ और बीस्ट जो हिस्ट्री में हुए होंगे। इन सभी की फोर्स जिसमें ईमू की पावर का तड़का लगा होगा, उन सभी क्लोन्स के पास मिथिकल पावर्स है या फिर मुझे कहना चाहिए डेमोनिक फॉर्म्स होंगी। वन पीस में एनिमल कॉन्सेप्ट काफी लिया गया है, नेम्स भी एनिमल्स के ऊपर है, पावर भी एनिमल के ऊपर है, तो इन नाइट्स की पावर भी एनिमल के ऊपर होनी चाहिए। लाइक शैंक्स की स्वॉर्ड का नाम है ग्रिफिन, यानी उसके क्लोन के पास ग्रिफिन की फॉर्म हो सकती है ताकि दोनों का क्लैश अच्छा बन सके। गार्प के क्लोन पर गोरिल्ला की फॉर्म, ज़ेबेक के क्लोन पर आई डोंट नो। अगर तुम्हें कुछ दिमाग में आता है तो कमेंट से बताओ। और इसी के साथ गोरोसे के केस में ईमू की जिन पावर को हमने देखा था होली नाइट की उनसे कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं।
जिस तरह से सैटर्न मारा गया था उससे मुझे ईमू के रिगार्डिंग एक थ्योरी दिमाग में आई थी, क्योंकि सैटर्न मरते टाइम पर एक तरह से मेल्ट हुआ था, कुछ सेकंड में वो जलकर स्केलेटन बन गया। इसी तरह का सीन मैंने डोरोरो में देखा था, जहां पर बैंडेड को डीमन कंज्यूम करता और वो इसी तरह से मेल्ट होकर स्केलेटन बन जाता है। डोरोरो की कहानी में जैसे डीमंस का कॉन्सेप्ट है, क्या पता वन पीस का डीमन खुद ईमू हो। जिस तरह से हायाकीमारू ने अपने ऑर्गन्स और लिम्स को गवा दिया था क्योंकि उसके फादर ने ये सब 48 डीमंस को सैक्रिफाइस कर दिया था। सो हो सकता है कि गोरोसे के इन पावर का राज उसका खुद का सैक्रिफाइस करना हो। अपनी रियल लाइफ के बदले पावर्स और इटरनल लाइफ तो मिलेगी, बट ईमू तुम्हें कभी भी कंज्यूम कर सकती है, ये उसकी बाइंडिंग होगी। पर इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, क्या पता वन पीस में डल फ्रूट का होना ओनली पावर सिस्टम ना हो, लाइक उसके अलोंग साइड हमेशा से हाकी रही है, बट हमें वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी। सो व्हाट इफ अब टाइम आ गया हो एक और न्यू पावर सिस्टम के रिवील होने का। जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया, ओडा अपने ओरिजिनल ट्रैक पर जा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने शुरुआत में प्लान किया था, लाइक सैंक्स का नाइट लीडर बनाना, अब वो जाकर पूरा हुआ। इसी तरह से इनिशियल रोमांस डाउन में एक और पावर कॉन्सेप्ट था, वो डल फ्रूट और हाकी से कंप्लीट डिफरेंट था, एक मैजिकल सिस्टम, आई मीन लिटरल मैजिक सिस्टम। रोमांस डाउन में एक कैरेक्टर को दिखाया गया था जिसकी पावर थी मैजिक, वो आउट ऑफ थिन एयर कुछ भी क्रिएट कर सकता था, वो परफॉर्म कर सकता था और एक मैजिशियन की तरह आसमान में उड़ना, फ्लेम्स बनाना, कुछ भी क्रिएट कर देना, लाइक मैजिक। ये पावर होली नाइट्स पर होना उसकी सुप्रीमेसी को दिखाएगा, द ब्रोकन एबिलिटीज, और डल फ्रूट की न्यू स्टेज भी बनाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड फाइटिंग पावर। जिस तरह से लूफी की अवेकन पावर किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग बैंड कर सकता है। सो उसके अपकमिंग एनिमीज को भी एकदम अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। वैसे ये कितनी ज्यादा फनी बात है कि मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि एनिमीज को लूफी से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लूफी की ब्रोकन एबिलिटीज हमारे दिमाग में आने ही नहीं देती कि इस चीज को कैसे निपटा जाए। अब आगे आने वाली ऐसी क्या एबिलिटीज हो सकते हैं जो इमेजिनेशन की पावर कोई बिगिनर लेवल दिखा दे। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स मत, और अगर मुझे कुछ लगता होगा तो वीडियो तो आ ही जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट्स बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। टाटा।